देखो भाई, अब हम लोग जो बात करेंगे वो है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। यार अब तक ये बात हो गई क्रोमोसोम क्या था, ये ड्रामा सारा हम लोगों ने बात कर ली, क्रोमैटिन क्या था, कैसे पैकेजिंग होती है, ये सब। असल में जेनेटिक मटेरियल है क्या? ये 3 एक्सपेरिमेंट हमें समझाएंगे जेनेटिक मटेरियल क्या है। बहुत बेसिक से फर्जी एक्सपेरिमेंट है, और इससे क्वेश्चन ना आए नीट में, अभी नीट आ रहा है, अभी आज ही है, देख लेना। क्वेश्चन ना आए तो बेकार ही हो जाता है, बेकार पेपर ही अधूरा ऐसा लगता है, ठीक है। तो हाँ, तो इससे पेपर में क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल है क्या? ये अब तक लोग सोचते थे कि या तो प्रोटीन हो सकता है, या डीएनए हो सकता है, या आरएनए हो सकता है। ये है क्या जेनेटिक मटेरियल? इनमें से है क्या? तो इसको पक्का करने के लिए देखिए, आप सब लोग जानते हैं डीएनए जेनेटिक मटेरियल, आप तो जानते हैं, बहुत ही पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप पहले से जानते हैं डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। कॉपियां जो हमारी होती हैं उसके ऊपर भी बढ़िया से बना दिया जाता है, स्पाइडरमैन में भी बना दिया गया, स्पाइडरमैन के बच्चे भी स्पाइडरमैन ही होंगे क्योंकि जेनेटिक मटेरियल में चेंज आ गया, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँ बेटा कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, तो ये बात गलत नहीं है। ये बात हम आगे चर्चा में लेंगे आरएनए वर्ड में, लेकिन यहां हम डीएनए को जिताएंगे। हम किसको जिताएंगे इस कंपटीशन में? डीएनए हमारा जीतना चाहिए, ठीक है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं विच वन इज जेनेटिक मटेरियल। इसके लिए हमारे पास 3 साइंटिस्ट 3 तरीके के एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। टॉपिक का नाम है सर्च ऑफ क्या हो रहा है? जेनेटिक मटेरियल। इस सीरीज में, इस श्रृंखला में, आज की जो टेस्ट जो हमारी ये वीडियो है, इसमें 3 एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक है ग्रिफिथ, इनका ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। ग्रिफिथ ने कौन सा एक्सपेरिमेंट करा? ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। दूसरा पढ़ेंगे हम एवरे, मैक्लियोड और मैककार्थी का एक्सपेरिमेंट। और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग हर्शे एंड चेस का, हर्शे एंड चेस, ठीक है, इनका। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, हमारी एक स्टूडेंट थी, बहुत बढ़िया स्टूडेंट, क्वेश्चन उसके पेपर में आ गया, कहने लगे कि ये बताइए अनइक्विवोकल प्रूफ कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसका अनइक्विवोकल प्रूफ कौन से सन में दिया गया या किसने दिया? तो उसने दिमाग क्या लगाया, उसने सन याद कर रखे थे इसके। ये था 1928 में। एक कब हुआ था एक्सपेरिमेंट? 1928 में। दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ था 1933 से लेके 1944 तक, 10 साल। तीसरा ये हुआ है 1958 में, 58 में हुआ है ना? अरे मुझे याद है। अनइक्विवोकल प्रूफ क्या भैया? अब इसके अलावा कोई प्रूफ है ही नहीं। आखिरी प्रूफ किसने करा था? तो 1958 में जो होगा उसे करा था, हर्षवर्धन ने करा था, सही आंसर लगा दिया, सही हो गया। समझ में आ गई बात यार? उसे ये लाइन नहीं पता थी, हालांकि एनसीईआरटी की लाइन भी है अनइक्विवोकल प्रूफ, अभी दिखाएंगे आपको, सब लिखा हुआ। लेकिन मजेदार बात यह है कि आप रिलेट कर सकते हो कई जगहों से। तो आपको ये सन पता चल गया। 1928 में ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, आइए कहानी शुरू करते हैं। 1928 एक साइंटिस्ट थे ग्रिफिथ, इन्होंने बैक्टीरिया लिया। ये बैक्टीरिया निमोनिया कॉज करता था। क्या नाम? निमोनिया। ये निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया था, इसका नाम था निमोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया।
ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या निमोकोकस, नाम कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया है। इसके दो स्ट्रेन मिलते थे, दो तरीके का बैक्टीरिया मिलता था। एक था एस स्ट्रेन और दूसरा था आर स्ट्रेन। एस का मतलब है स्मूथ, ये विरुलेंट था, वायरुलेंट था, यानी कि ये पैथोजेनिक था। कैसा था ये? पैथोजेनिक था। पैथोजेनिक का मतलब होता है जो डिजीज कॉज करे, और ये नॉन विरुलेंट था, यानी कि नॉन पैथोजेनिक। समझ में आए? ये डिजीज कॉज नहीं करता। बेटा ध्यान से देखना, एस स्ट्रेन मतलब स्मूथ स्ट्रेन है, आर का मतलब हो गया रफ वाला। ठीक है, स्मूथ क्यों होगा? क्योंकि इसके ऊपर था कैप्सूल। बेटा अगर तुम्हें कहा जाए कि तुम किसी एसिड में घुस जाओ जाके, तो ऐसे तुम मर जाओगे क्योंकि तुम रफ हो। लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कैप्सूल चढ़ा दिया जाए बढ़िया सा, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करे तुम्हें उस एसिड से, तो तुम जाकर उस एसिड में घुस सकते हो। यही बैक्टीरिया का काम हुआ। ये बैक्टीरिया डिजीज कॉज कर सकता था, लेकिन जब ये हमारे घर में घुसा, यानी कि हमारी सेल के अंदर ये बैक्टीरिया घुसा, तब क्या हुआ? तब ये बैक्टीरिया बेचारा रफ था, हमारी सेल्स ने इसे मार दिया। ठीक है, लेकिन जब ये बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड हो गया, कैप्सूल चढ़ गया, तो ये हमारे अंदर डिजीज कॉज कर जाएगा। समझ में आई बात है? नहीं, कहानी समझ में आ गई? तो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया कैसे होंगे? एस वाले, और जो आर वाले हैं वो डिजीज कॉजिंग नहीं है। यानी कि अगर तुम्हारे अंदर आर वाले का इंजेक्शन दिया जाए तो तुम मरोगे नहीं, क्योंकि बीमारी नहीं होगी। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर एस वाले का इंजेक्शन दे दिया जाए और इलाज ना किया जाए तो तुम मर जाओगे निमोनिया से। समझ में आ गई बात नहीं? अब इन्होंने क्या करा? एक्सपेरिमेंट करा। एक्सपेरिमेंट समझना बड़ा मजेदार है। इन्होंने लिए चूहे, माइस, ठीक है, चूहे ले, चार बार चूहा लिया, चार। एक चूहे को इन्होंने दिया आर वाला, इंजेक्शन दे दिया आर वाले का, तो बताओ चूहा जिंदा रहेगा मर जाएगा? चूहा जिंदा रहा। ठीक है, इसकी जिंदगी होती है। दूसरे चूहे को इन्होंने दे दिया एस वाला, चूहा गया मर। चूहा क्या हो गया? मर गया। अरे रुको तो, तीसरा वाला देखो, सुनो, तीसरा वाला क्या हुआ? अब यहां पे कंडीशन देखिए, हीट किल्ड, ऐसे स्ट्रेन, यानी कि इसी को गर्म इतना किया, इतना करा कि ये मर गया, बैक्टीरिया ही मर गया हीट करके, जिंदा रहा। और फिर इसे किया चूहे को, चूहा जिंदा रहा। अब की क्या करा? अब की करा ये हीट किल्ड एस वाले को क्या करा इन्होंने? हीट किल्ड एस वाले को क्या करा? आर वाले के साथ मिला, दोनों को मिला के मर गया और डाल दिया। अब क्या होगा? लेकिन मरना नहीं चाहिए था, ये मरा क्यों? यही से ग्रिफिथ साहब के दिमाग में एक कोई सवाल था। ग्रिफिथ ने कहा कुछ ना कुछ तो दया ऐसा है जो इस मरे हुए के अंदर था। मरे हुए के अंदर, जैसे तुम्हें मार दिया जाए, जलाया जाए, इतना जलाया जाए कि तुम मर जाओ, तो तुम्हारे अंदर हड्डियां होंगी, कुछ थोड़े बहुत बाल होंगे, ब्लड होएगा, कुछ तो बचा हुआ होएगा। तो इसमें तीन चीजें बची थी, क्या? प्रोटीन, डीएनए, आरएनए। तो प्रोटीन, डीएनए, आरएनए था, यानी उन तीनों में से कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से ये आर वाला स्ट्रेन
कन्वर्ट हो गया एस वाले में, पैथोजेनिक हो गया और इसको मार दिया। समझ में आई बात या नहीं? क्योंकि जिंदा तो सिर्फ यही था, ये तो मरा वो मरी हुई चीज कभी कोई काम तो कर नहीं सकती। ये जिंदा था, जिंदा वाला किसमें बदल गया? एस वाले में बदल गया। यानी इन चीजों ने इस वाले इसको जो है वो किसमें बदल दिया? एस में बदल दिया। समझ में आई बात या नहीं? ट्रांसफॉर्म हो गया। आर वाला किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया? एस वाले में बदल गया। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। बोलो कोई समस्या है इसमें? 28। तो इसका मतलब है कि कुछ तो दया ऐसा था, कुछ ऐसा था जिसने क्या किया? जिसने आर वाले को एस वाले में कन्वर्ट कर दिया। यानी ट्रांसफॉर्म कर दिया। बात खत्म। रिजल्ट समझ में आया? ग्रिफिथ साहब ने ये रिजल्ट दे दिया, लेकिन ये बता नहीं पाए कि कौन था दया। वो ऐसा कौन था जिसकी वजह से ये आर वाला किसमें कन्वर्ट हो गया? एस वाले में ट्रांसफॉर्म हुआ। ये एक्सपेरिमेंट हमारा यहां तक हो गया। यहां से हम लोगों ने अप्रोच तो पकड़ ली, डीएनए, आरएनए या प्रोटीन में से ही कोई है दया। अब आते हैं 3 साइंटिस्ट। कौन थे? एवरे, मैक्लियोड और मैककार्थी। ठीक है, एवरे, मैक्लियोड और मैककार्थी। हम पहले इसका वाला दिखाते क्या? एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? एनसीईआरटी में देखिए, यहां से पढ़ेंगे हम। इसको अभी छोड़ रहे हैं, इस पार्ट में छोड़ रहे हैं, अभी हम यहां से पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन टेस्ट। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब थे। कौन साहब थे? फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब थे। उन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करे किसके ऊपर? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जिसे हम निमोकोकस भी कहते हैं, जो क्या कॉज करता है? निमोनिया। ठीक है, और इसके 2 व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया आर ग्रोन इन कल्चर प्लेट, सम प्रोड्यूस स्मूथ शाइनी कॉलोनी, जैसे एस स्ट्रेन कह दिया, और कुछ प्रोड्यूस करते हैं आर। तो एस और आर 2 तरीके के स्ट्रेन होते हैं। एस स्ट्रेन में क्या होता है? पॉलीसेकेराइड का कोट होता है, यानी कि इसमें कोट मिलेगा, कवरिंग मिलेगी, कैप्सूल मिलेगा, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्टेड है और उसमें ये कोट नहीं होता है। तो एस स्ट्रेन कैसा हो गया? विरुलेंट हो गया, और आर स्ट्रेन नॉन विरुलेंट हो गया। समझ में आई बात? यहां पे बात करिए, एस डाला मर गया, आर डाला जिंदा रहा, चूहा। समझ में आई बात? तो यहां पे पता चल गया कौन पैथोजेनिक है, कौन नॉन पैथोजेनिक है। अब यहाँ पे क्या करा है इन्होंने? एस हीट किल करके डाला तो जिंदा रहा, लेकिन जब दोनों को मिला दिया तो मर गया। और वही रिजल्ट आ गया कि भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा था। ठीक है, अब तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन ही कंक्लूड दैट आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म, किसी तरीके से तो हो गए हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल यही था। ठीक है, यही क्या था? ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। अब 3 साइंटिस्ट आते हैं और 10 साल अपने खपाते हैं इसी रिसर्च में। ओस्टवाल्ड एवरे, कोलिन मैक्लियोड एंड माइकल मैककार्थी। समझ में आई बात या नहीं? एवरे, मैक्लियोड और मैककार्थी, ये 3 साइंटिस्ट आए, 10 साल तक की सीरीज करी इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, और तब ये जाके पता लगाता है कि डीएनए है भाई साहब। आइए इसकी रिसर्च क्या थी, कैसे थी, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। इन्होंने जो मरा हुआ एस स्ट्रेन कौन सा था? हीट किल्ड एस स्ट्रेन को उठाया और उसके अंदर से 3 चीजें निकाली। प्रोटीन निकाला, ठीक, डीएनए निकाला और आर, और बारी बारी से इसको आर वाले के साथ में मिला दिया।
लेकिन ट्विस्ट है भाई, और चौथा वाला है ट्विस्ट है इसमें। ट्विस्ट क्या है? जब इन्होंने प्रोटीन डाला, ठीक है, प्रोटीन डाला और आर वाले के साथ में मिलाया, आर स्ट्रेन, प्रोटीन के साथ में आर स्ट्रेन वाले को मिला दिया, फिर इसको कहाँ ले गए? चूहे में। कहाँ ले जाएंगे? चूहे में। तो चूहा क्या हुआ बताइए? प्रोटीन वाले के साथ में आर स्ट्रेन वाला है, चूहा क्या हुआ? बच गया। आरएनए वाले को डाला आर स्ट्रेन के साथ में, ग्रो कराया, इसके साथ में डाल दिया, कुछ दिन तक आर वाले को रखा कि तुम यहीं रहो कल्चर मीडियम में, ग्रो करो। तो इसके अंदर ये चला जाना चाहिए, प्रोटीन इसके अंदर चला गया, आरएनए चला गया इसके अंदर, तब फिर चूहे के अंदर डाला, फिर चूहा चलेगा, चूहा मर ही नहीं रहा। मुर्गा सकता वो पीछे से निकल जाता था हमेशा। तो आपकी क्या करा? अब क्यों उठाया? डीएनए डाल दिया। चूहा इधर एक बार और डाला, डीएनए डाला, और डीएनए के साथ में एक एंजाइम डाला, डीएनए। डीएनए ये एंजाइम बड़ा खतरनाक एंजाइम। डीएनए एंजाइम डीएनए को डाइजेस्ट कर लेगा, डाइजेस्ट कर जाएगा, और फिर एस वाले के साथ में आर वाले के साथ में, तब क्या हुआ? चूहा जिंदा। भाई जिंदा रहा। क्यों जिंदा रहा चूहा? क्योंकि डीएनए ही मर गया ना। तो इससे क्या पता चला? डीएनए जेनेटिक मटेरियल। इसको दूसरी तरीके से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिर से देखिए। ये तो एक बुक ने कुछ इस तरीके से बताया, दूसरी बुक देखिए क्या कहती है। वो कह रहे हैं इन्होंने जो प्रोटीन था, ठीक है, डीएनए था और आरएनए था, ये तीनों डाल दिए। देखिएगा ध्यान से, ये तीनों डाल दिए और आर वाले को भी रखा, लेकिन इसके साथ में पहले डाला इन्होंने डीएनए, पहले डाला प्रोटीन, प्रोटीएज डाला, ये प्रोटीन, ये किसको मार देगा? प्रोटीन को मार देगा। तो जब इस पूरे सॉल्यूशन को मिला के हम चूहे में डालेंगे तो बताओ चूहे का क्या होगा? चूहा मर गया, बोलो। अब अगला वाले में फिर यही काम किया, सेम चीज डाली, लेकिन वहां प्रोटीएज की जगह क्या करा हमने? नहीं, पहले ये तो प्रोटीएज की जगह क्या डाल दिया? प्रोटीन डीएनए, प्रोटीएज की जगह पे हम डालते हैं क्या? आरएनए। आरएनए तो आरएनए वाले को किल कर देगा, आरएनए को, तब भी ये चूहा मर गया। और अगर यहां पे फिर से रखें प्रोटीन, डीएनए, आरएनए तीनों रखे और आर स्ट्रेन रखा, अब भी यहां क्या डालते हैं? डीएनए। तो वो क्या किसको किल करेगा? अब चूहा क्या होगा? जिंदा। तो इससे पता चल गया कि भाई साहब वो कौन है? वो डीएनए है जो चूहे को मार रहा है। नहीं समझे बात? ये एक्सपेरिमेंट कब तक चले? 44 समझ में आई बात करनी? एनसीईआरटी की लाइनें क्या कहती हैं? आइए देखिए, इन्होंने बायोकेमिकल नेचर पता करने के लिए क्या करा? दे प्योरिफाइड बायोकेमिकल प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, इसको प्योरिफाई किया किससे? एसिस्टेंट निकाल लिया, और आर वाले के साथ में इसको ट्रांसफॉर्म कराएंगे, ठीक है। इन्होंने क्या करा? डीएनए अलोन फॉर्म एस बैक्टीरिया कॉज आर,
जो एस बैक्टीरिया से डीएनए निकला था उसी ने आर बैक्टीरिया को क्या करा था, ट्रांसफॉर्म करा, बाकी नहीं। कैसे करा? ही डिस्कवर्ड दैट, देखिए ही डिस्कवर्ड दैट, पॉइंट समझिए, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएज एंड आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम आरएनएज डज नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए इस बारे में ना प्रोटीएज कर पाया ना आरएनएज कर पाया ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट, है ना, लेकिन डीएनए ने भाई साहब कर दिया। डाइजेशन विद डीएनए, अगर डाइजेशन किससे कर दिया हमने बेटा, विद डीएनए, तब ये इनहिबिट कर देता है ट्रांसफॉर्मेशन और वो जिंदा रहता है। समझ में आई बात या नहीं? कोई दिक्कत इसमें नहीं है? तो दे कंक्लूड दैट डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट्स वर कन्विंस्ड। हम नहीं मानते, तुमने करा हो तो कराओ, हम नहीं मानते। फिर सोचते हैं समस्या में लगे, अब क्या डीएनए तो हमने तो बता दिया भाई साहब, देखिए ऐसा ऐसा होता है, कह रहे नहीं मानते तो नहीं मानते, जब कुछ कर लो। तो आपको कोई करना क्या था, आपको करना था ये संग याद करना था, तीनों साइंटिस्ट के नाम याद करना थे, और क्या करा था ये याद कर लिया, आगे बढ़ गए अगला एक्सपेरिमेंट। हर्शे एंड चेस, एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस, एल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस ने 1952, सॉरी हमने यहाँ पे एक गलत इंफॉर्मेशन दी आपको, आपने भी देखा नहीं, 58 कर दिया था, यस 52 है, आ गया यहाँ 52 कर लीजिएगा था, 1952 क्या करा क्या देखिए। अब आपको जो अगला एक्सपेरिमेंट समझाने जा रहे हैं वो और बढ़िया है। हमने आपको सबसे पहले जब किताब में पढ़ाया था बैक्टीरियोफेज, नाम पढ़ाया था, कहीं बताया था क्या होता है? एक ऐसा वायरस है जो किसको खा जाता है, बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, किल कर देता है बैक्टीरिया को, बताया था बैक्टीरियोफेज। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, बहुत बढ़िया सा है, मासूम सा, ज्यादा बड़ी चीज है। अच्छा वायरस के बारे में आपको जानकारी है? आपको वायरस क्या होते हैं? वीरू सहस्त्र बुद्धे के अलावा कोई वायरस के नाम पता है? तो जो वायरस है, ये वायरस में वायरस एक पार्टिकल होता है, पॉइंट समझिए सबसे पहले। वायरस क्या होता है? वायरस एक पार्टिकल, ठीक है। ठीक, वायरस में दो चीजें हो सकती हैं, प्रोटीन कोट होता है, प्रोटीन कोट, और अंदर जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल में या तो डीएनए या कोई एक ही होगा, ये नहीं दोनों हो। हम लोग जो बैक्टीरियोफेज के बारे में बात कर रहे हैं, इस बैक्टीरियोफेज में आपका ये हो गया प्रोटीन कोट, क्या हो गया? प्रोटीन कोट, ठीक। और ये इसका जेनेटिक मटेरियल हो गया डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, सिंपल। ये इसके जो बेस है, करता कैसे है ये, किसी को खाता कैसे बैक्टीरिया, देखिए इसका लाइफ साइकिल समझिएगा। ये किसी बैक्टीरिया को खाने के लिए सबसे पहले बैक्टीरिया होना चाहिए, ये बैक्टीरिया होना बढ़िया मजेदार, देखिए बहुत मजेदार चीज है। ये वायरस आएगा अपना टहलता हुआ, गाना वाने गाता हुआ, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से क्यों डरता है दिल, और यहाँ आगे बैठ गया, ठीक है, चिपक गया और ड्रिल करता है इसके अंदर, और बैक्टीरिया के अंदर ड्रिल करके अपना जेनेटिक मटेरियल प्यार से बैक्टीरिया बेचारा उसका डीएनए ये पड़ा ही हुआ था, क्योंकि न्यूक्लियोफिल होता नहीं, ये इसका डीएनए इस बैक्टीरिया से आके मिलेगा। यहाँ मान लीजिए बैक्टीरिया से आके ये उसका वायरस का डीएनए मिल गया, और वायरस के डीएनए ने बैक्टीरिया के डीएनए को क्या कर लिया? हाईजैक कर दिया। वो कहता बनाओ हमारे वाले आरएनए और डीएनए, तो भैया बैक्टीरिया का
जो डीएनए है वो अब वायरस का डीएनए बना रहा है और वायरस का प्रोटीन बना रहा है और इसके अंदर अब वायरस बनने लगा। हाईजैक कर ली भाई मशीन की आदत, समझ रहे हैं? बर्बाद कर दिया उसने, अंदर सारे वायरस ही वायरस वापस चले गए। ठीक है, और फिर धीरे से बैक्टीरिया को यहाँ से पारता है और वायरस बाहर, नए वायरस तैयार है बच्चे, बेबी वायरस आ गए। बैक्टीरिया किल हो गया, खत्म कर दिया, फैगोसाइटोसिस, बैक्टीरिया किल कर दिया। समझ में आई बात नहीं? इसी बैक्टीरिया इसीलिए तो करा था। तो याद रखिए वायरस की बात एक बड़ी खास होती है, वायरस जब आउटसाइड रहता है, वायरस जब आउटसाइड द बॉडी रहेगा, वायरस जब आउटसाइड द बॉडी रहेगा, आउटसाइड द लिविंग बॉडी, ये एक्ट करता है एज अ पार्टिकल। और अगर ये इनसाइड चला गया ये लिविंग है, क्योंकि क्या कर रहा है, ये डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, या हम कहें ये रिप्रोडक्शन कर रहा है। समझ में आई बात है नहीं बेटा? ये बात समझ में आ गई? तो अब बैक्टीरियोफेज वाले का हुआ क्या? ये किसने करा? ये एक्सपेरिमेंट कौन करने वाला है? हर्शे एंड चेज, एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। देखिए एक्सपेरिमेंट हम यही एनसीईआरटी से ही आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा यहाँ बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट है, जरा समझिए। देखिए इन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया है दो तरीके का। इन्होंने बैक्टीरियोफेज कितने तरीके का लिया बेटा? दो तरीके। बेटा ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आखिरी है इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। बैक्टीरियोफेज दो तरीके के लिए। एक बैक्टीरियोफेज आपको बताया ऐसा जिसके प्रोटीन में सल्फर थी, और सल्फर कौन सी ली बेटा? सल्फर का एटॉमिक वेट होता है इतना, मॉलिक्यूलर वेट 35 दिया। 35 मतलब रेडियो एक्टिव। सल्फर कौन सी ले ली? रेडियो एक्टिव। लेकिन डीएनए नॉर्मल। इधर आइए, इसने डीएनए में होती फास्फोरस, फास्फोरस कितना होता है? 30। इन्होंने कितना लिया? रेडियो एक्टिव। यानी कि इन्होंने बैक्टीरियोफेज को ट्रांसफॉर्म करा, बदला। एक बैक्टीरियोफेज ऐसा लिया जिसके प्रोटीन में क्या था? सल्फर 35 थी, और एक बैक्टीरियोफेज ऐसा लिया जिसके डीएनए में फास्फोरस 32 वाली। ठीक, और फिर इन्होंने काम शुरू करा दिया। देखिए सबसे पहले ये ऊपर आएगा, क्या करेगा? इन्फेक्शन करेगा। इन्फेक्शन यानी अपना डीएनए ड्रिल कर रहा है, अंदर डाल रहा है। डीएनए को ड्रिल करके फिर क्या होगा? ब्लेंडिंग होगी, यानी कि फिर अब ये वाला डीएनए इस वाले डीएनए से मिल जाएगा, बैक्टीरिया के डीएनए से मिल जाएगा, उसे क्या कहते हैं? ब्लेंडिंग। और फिर क्या करा हमने? उसके बाद आगे बढ़ने से पहले हमने क्या कर दिया? हमने सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया। सेंट्रीफ्यूगेशन जानते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन जानते होंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन ही एक वो तरीका है जिस तरीके से आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन ही एक वो तरीका है जिस तरीके से आपकी मलाई या क्रीम दूध से अलग हो जाती है। घुमा देते हैं इतनी तेज, दूध अलग और क्रीम अलग, सेपरेट करा देते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन बिल्कुल वही काम यहाँ कराया। देखिए देखिए सुनिए, यहाँ पे ये चिपके हुए थे, हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करा दिया। सेंट्रीफ्यूगेशन आप जब भी कराते हैं, शेक वेक बनाते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन ही तो करते हैं। उसमें ऊपर झाग आ जाता है और नीचे बैठ जाती है कुछ चीजें। ठीक है, वही चीज यहाँ भी हुई। यहाँ क्या हुआ? देखिए यहाँ पे देखा गया नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सेल्स। सेल्स में कोई सेल के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं मिला, लेकिन सुपरनेटेंट जो झाग ऊपर बना हुआ था उसमें देखने को मिला रेडियो एक्टिव मटेरियल। लेकिन इधर उल्टा हो गया, इसमें सेल्स के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल दिख रहा है और झाग में कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं दिख रहा है। दिमाग में एक बात आपके क्लिक करना चाहिए कि यार
ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से इसके जो झाग है उसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं है और इसके झाग में रेडियो एक्टिव मटेरियल है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा बैक्टीरियोफेज कौन सा था बेटा, हमारा बैक्टीरियोफेज कौन सा वाला था। हमने देखा कि हमारा जो ये बैक्टीरियोफेज था, अगर सल्फर वाला था तो सल्फर किसमें होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन में होता है, और प्रोटीन कभी भी अंदर जाता ही नहीं, प्रोटीन तो सिर्फ बाहर बाहर रहता है। तो सुपरनेटेंट जो होगा यानी जो झाग होगा सुपरनेटेंट, उसी में आपको ये मिलेगा रेडियो एक्टिव मटेरियल। अंदर तो गया डीएनए, अंदर क्या गया था, डीएनए गया था, और डीएनए तो रेडियो एक्टिव था ही नहीं इस केस में, इसलिए अंदर डीएनए नहीं था गया, इसलिए अंदर कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं मिला। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ डीएनए ही रेडियो एक्टिव था, प्रोटीन नहीं था, इसलिए इसकी सेल के अंदर हमें रेडियो एक्टिव मिला। इसका मतलब कौन अंदर जा रहा है, डीएनए अंदर जा रहा है। जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए। तो यहीं से इन्होंने अनइक्विवोकल प्रूफ दिया दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। समझ में आई बात या नहीं, बोलिए। समझ गया। ये लाइन पकड़िए, पहली लाइन में भाई ने लिख दिया और नीट के पेपर में आ गई थी। The unequivocal proof that DNA is the genetic material came from the experiment Arthur Hershey and Martha Chase in 1952. They worked with virus that in fact bacteria called bacteriophage. और वो सारी कहानी पूरी यहाँ लिखी हुई है। हम क्या इसे पढ़ें, क्या ये कहानी पढ़ने की जरूरत है, हमें नहीं है, आपको है। ठीक है, ठीक है, हमने तो समझा दी, आप पढ़ लीजिएगा इसको आराम से। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो फिर हमसे पूछिएगा। अब लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए, ये सारी चीजें हो गई, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया। आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि अगर प्रोटीन सल्फर कंटेनिंग है रेडियो एक्टिव, तो बताइए क्या सुपरनेटेंट में मिलेगा, तो आप बता देंगे सुपरनेटेंट रेडियो एक्टिव होगा। अगर बैक्टीरियोफेज का डीएनए जेनेटिक मटेरियल जो है वो रेडियो एक्टिव है, तो बताइए हमारा रेडियो एक्टिविटी किसमें मिलेगी, तो सेल के अंदर मिलेगी, बैक्टीरिया के अंदर मिलेगी। ये स्टेप्स क्या करते हैं हम, सबसे पहला स्टेप था इन्फेक्शन, दूसरा ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग मतलब जेनेटिक मटेरियल का मिल जाना बैक्टीरिया वाले के साथ में, तीसरा होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, हम उसे अलग अलग कर देते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो स्टेप समझ लीजिएगा, वो कभी कभी आपके 3 स्टेप, पहला दूसरा तीसरा, फिर तीसरा चौथा, पहला पहला दूसरा तीसरा, तो आपको करेक्ट, हाँ सीक्वेंस करेक्ट बताना होगा, बता देंगे। यस सर। ठीक है, चलिए अब यहां से एक बात राज खुला। हमने क्या बताया, हम अभी जो ये वीडियो शुरू हुई थी उस वीडियो की शुरुआत में हम लोग कुछ खोजने वाले थे। क्या खोजने वाले थे, खोजने वाले ये थे कि जेनेटिक मटेरियल कौन है। हमने ये तो खोज लिया जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। तो जेनेटिक मटेरियल की 3 खास बातें होना चाहिए, कोई भी जेनेटिक मटेरियल होने के लिए शर्तों को फॉलो करेगा, और वो 3 शर्तें या 4 शर्तें क्या हैं, ध्यान से समझिए। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, सबसे पहली बात, ये रेप्लिकेशन कर सकता हो, ठीक। इट शुड बी केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल, इट शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंजिंग, यानी म्यूटेशन, उसमें म्यूटेशन भी हो लेकिन कैसा हो, स्लो हो, बहुत तेज म्यूटेशन ना हो, और इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन मेंडेलियन कैरेक्टर, जैसे मेंडल के कैरेक्टर की फॉर्म में, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में एक्सप्रेस हो पाए, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाए, तब तो उसे हम क्या कहेंगे, जेनेटिक मटेरियल, अदरवाइज नहीं कहेंगे। बात समझिए भाई, जेनेटिक मटेरियल के 3-4 क्राइटेरिया हैं। पहला क्राइटेरिया क्या है कि वो अपनी कॉपी बनाए, यानी रेप्लिकेशन करे। आपने देखा डीएनए से डीएनए बनता है, क्या आरएनए से आरएनए बनता है, बन सकता है जी। इट शुड बी स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल, क्या डीएनए से ज्यादा स्टेबल है आरएनए, नहीं, डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, आरएनए कम स्टैंडर्ड है ना। इट शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंज म्यूटेशन, म्यूटेशन हो सकता है भाई, डीएनए में भी हो सकता है। आपने देखा सिकल सेल एनीमिया, म्यूटेशन ही हुआ था, वहां पे एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया था, तो वैलिन की जगह ग्लूटामिक एसिड आ गया था, या ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आया था, ठीक है, 6 पोजीशन पे म्यूटेशन हुआ था, हाँ गैग से गूग बन गया था। और आरएनए में भी होता है म्यूटेशन, लेकिन आरएनए में म्यूटेशन बहुत तेज होता है। ये कहाँ देखा आपने, ये बात पता चली आपको, आरएनए में म्यूटेशन बहुत तेज होता है। कोरोना वायरस में आपने देखा
सबसे पहले अल्फा वायरस आया बुलूना का, फिर डेल्टा वेरिएंट आ गया, वहां तक पहुंच गया अल्फा बीटा डेल्टा तक। तो वेरिएंट चेंज हो रहा था हर दूसरे तीसरे महीने, वेरिएंट चेंज हो रहा था। क्यों हो रहा था? डीएनए बहुत तेजी से म्यूटेट होता है, आरएनए। जब आरएनए म्यूटेशन बहुत तेजी से होगा तो वायरस भी बहुत तेजी से अपने रूप बदल सकता है, इसीलिए वो हो रहा था। समझ में आई? यानी आरएनए का म्यूटेशन महीनों के अंदर हो रहा है, डीएनए का म्यूटेशन करोड़ों सालों बाद होएगा, लाखों सालों बाद होएगा, तभी तो हम इवॉल्व होकर यहाँ तक आए लाखों सालों में। अगर हमारे पास ऐसे ही होता तो वायरस तो बहुत तेजी से बन रहा था, वो तो 1 महीने में बन रहा था। हम भी इवॉल्व हो जाते बहुत तेजी से, म्यूटेशन नहीं होता। तो क्या है? स्लो म्यूटेशन होना चाहिए। म्यूटेशन हो लेकिन कैसा हो बेटा? स्लो। और आरएनए में तो म्यूटेशन बहुत तेज होता है। बात समझ में आ गई? और ये अपने आप को एक्सप्रेस करे एज मेंडेलियन कैरेक्टर। ये बातें हमें क्लियर हो गई, क्राइटेरिया समझ में आ गया। कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरसेस ऐसे हैं जेनेटिक मटेरियल में, कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? देखिए, however subsequently become clear that some virus, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छुपा के लिख दिया भाई ने। some viruses, in some viruses आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, कुछ वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। टोबैको मोज़ेक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेज वायरस, उनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तब यहाँ खतरनाक बात आ गई कि हम फिर किसको माने जेनेटिक मटेरियल? सर आपने ऊपर इतना एक्सपेरिमेंट करे और बताया कि साहब डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, यहाँ लाके बात कह रहे हो कि साहब आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। मैं किसको मानूं कि जेनेटिक मटेरियल है? तो मैंने कह दिया कि भाई आप ये 4 क्राइटेरिया फॉलो करा लो, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए, अगर जिनमें से जो जीत जाएगा वो जेनेटिक मटेरियल। ठीक, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजों में बेटर थे। जैसे अब हर एक पॉइंट के लिए एक पैराग्राफ आपका लिखा हुआ है। देखिए, पहला पॉइंट, इट शुड बी जनरेट, अपना रेप्लिका कर सकता है। देखिए, इफ वन एग्जामिन ईच रिक्वायरमेंट वन बाय वन, ठीक है, दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं, डीएनए आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं। हमने आपको शुरुआत में ही बताया, जब चैप्टर की शुरुआत हुई तो न्यूक्लिक एसिड बताया, तो चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए, दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं और दोनों एबल टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन, दोनों डुप्लीकेशन कर सकते हैं। तो पहला क्राइटेरिया तो, लेकिन प्रोटीन नहीं कर सकता, ये पहला क्राइटेरिया। तो प्रोटीन तो यहीं से निकल गया, कहना भाई साहब मैं चला। तो डीएनए और आरएनए की रह गई एब्सेंट। समझ में आई बात नहीं? यानी क्या डीएनए और आरएनए दोनों रेप्लिकेट कर सकते हैं? पहला क्राइटेरिया तो दोनों ही फुलफिल कर गए। समझ में आई बात? अब दूसरा क्राइटेरिया, जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ। अब देखिए स्टेबल होगी, यहाँ शर्तें हैं। देखिए, आपने कहा डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए कैसा है बेटा? सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो यहाँ पे कौन जीत रहा है? स्टेबिलिटी में डीएनए ज्यादा स्टेबल है। आपने कहा, दूसरी बात, आपने कहा कि यहाँ पे शुगर कौन सी है? कौन सी शुगर है डीएनए में? डी ऑक्सी राइबोस। आरएनए में कौन सी शुगर है? राइबोस शुगर की खास बात क्या थी? दूसरे पोजीशन पे OH लगा होता है, जिसके पास ऑक्सीजन बेटा वो रिएक्टिव ग्रुप, और जो रिएक्शन करता है वो स्टेबल कहाँ? लड़का कई जगह मुंह मार जाए, वो स्टेबल कहाँ? समझ में आ गई बात है नहीं? तो ये स्टेबल नहीं है, जबकि इसके पास ऑक्सीजन नहीं तो ये मुंह नहीं मारेगा, और जब मुंह नहीं मारेगा तो ये शुगर ज्यादा स्टेबल, तो डीएनए को और स्टेबल बनाती है ये शुगर। तीसरी बात, तीसरी एक और बात पकड़िए, तीसरी बात जो पकड़ेंगे तब बेटा क्या हुआ? आपने कहा यहां होती है थाइमीन और यहां क्या होता है? यूरेसिल। बेटा थाइमीन क्या होती है? थाइमीन होती है 5 मिथाइल यूरेसिल, यानी कि आपने कहा 5th पोजीशन पे CH3 ग्रुप लगा होता है, और CH3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, एक्सेप्टर होता है। इलेक्ट्रॉन डोनर होता है भाई साहब, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। जब स्टेबिलिटी बढ़ा देगा तो थाइमीन ज्यादा स्टेबल है यूरेसिल से, इसका मतलब डीएनए भाई साहब इसमें भी जीत गया। तो डीएनए 3 तरफ से स्टेबल। पहला उसने क्या कहा? उसने कहा कि इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। दूसरा इसने कहा इसमें शुगर स्टेबल वाली है, इसमें अनस्टेबल शुगर है, रिएक्टिव ग्रुप है। तीसरा कहा थाइमीन जो है वो ज्यादा स्टेबल है, किससे? यूरेसिल से, इसलिए डीएनए ज्यादा स्टेबल है आरएनए से। यहाँ कौन जीतता हुआ दिख रहा है जरूर में? डीएनए। तो इस पूरे पैराग्राफ में आपको डीएनए जीतता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आते हैं तीसरे पैराग्राफ की बात। तीसरे पैराग्राफ में थाइमीन की बात करती है। ठीक है,
चौथा बोथ डीएनए, अब चौथा हमारा क्या था? म्यूटेशन। हाँ चौथा सॉरी तीसरा वाला क्या था? म्यूटेशन का। पहली चीज हमने बताई आपको, पहला क्या था क्राइटेरिया? वो क्या नाम पहला क्राइटेरिया क्या था? सबसे पहले रेप्लिकेट करे, वो दोनों एक से थे, प्रोटीन निकल के भाग गए। दूसरे वाले में आ गया क्या? स्टेबल, डीएनए ज्यादा आरएनए से ज्यादा स्टेबल हो गया 3 फैक्टर पे। पहला फैक्टर क्या था? डबल स्ट्रैंडेड था। दूसरा फैक्टर क्या था? डीऑक्सीराइबोस शुगर थी। तीसरा थाइमिन थी, इसलिए ज्यादा स्टेबल हो गया। अब तीसरा हमारे क्राइटेरिया क्या है? म्यूटेशन। डीएनए में कैसे म्यूटेशन होते हैं? स्लो। आरएनए में कैसे होते हैं? फास्ट। इसलिए वो डीएनए आरएनए एबल टू म्यूटेट, देखिए लिखा होगा, दोनों म्यूटेशन कर सकते हैं, लेकिन आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट फास्टर रेट, और इसकी वजह से क्या होगा? बहुत ही तेजी से इसका जो है वो जीनोम बदलता रहेगा, तो स्टेबल कहां रहेगा? डीएनए हाउएवर डिपेंड्स ऑन आरएनए फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और ये सब चीजें। तो अब यहां पे क्या हुआ? तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे भी डीएनए जीतता हुआ दिख रहा है, यहां पे डीएनए जीतता हुआ सा दिख रहा है। लेकिन तीसरा क्या कहा? तीसरा कहा मेंडेलियन कैरेक्टर जो शो करे। मेंडेलियन कैरेक्टर यानी अपने प्रोटीन्स को बना सके, वही तो है मेंडेलियन कैरेक्टर, भाई अपने आप को एक्सप्रेस करे। तो आरएनए जो होता है, आरएनए से डायरेक्ट प्रोटीन बन सकता है, लेकिन डीएनए से पहले आरएनए बनेगा फिर प्रोटीन बनेगा। नहीं समझे बात? क्योंकि ये आरएनए पे ही डिपेंड है। ये बात याद रखिएगा कि प्रोटीन से प्रोटीन बनने के लिए हमें क्या चाहिए? आरएनए। क्यों? क्वेश्चन है सर, इतना सब कुछ हो गया, क्या हम डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बना सकते? बना सकते थे, लेकिन नहीं बना पाए ना। क्यों नहीं बना पाए? इसके पीछे का कारण क्या था? कारण ये था कि जब एवोल्यूशन हुआ, मजे की बात देखिए, एवोल्यूशन में पहले डीएनए आया क्या आरएनए? पहले बना आरएनए। पहले डीएनए आया क्या आरएनए? पहले बना आरएनए। तो आरएनए से प्रोटीन बनता था, यानी हमारी सारी सेलों ने जो सीखा है, जो जितनी भी सेल्स थी उन्होंने जो सीखा है वो आरएनए से प्रोटीन बनना सीखा है। उनके पास वही एंजाइम है जो आरएनए से प्रोटीन बना सकते हैं, वो इवॉल्व ही हुए हैं आरएनए से प्रोटीन बनने के लिए। और आरएनए बेचारा बदल गया किसमें? अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो डीएनए बदल गया। समझे बात को या नहीं? तो अब प्रोटीन बनाना है तो मशीनरी में हमारे पास सारी मशीनरी किसके लिए? आरएनए से प्रोटीन बनाने की मशीनरी है। तो डीएनए को पहले किसमें बदलना पड़ता है? आरएनए पे डिपेंड होना पड़ता है प्रोटीन बनाने के लिए। बात समझ में आई या नहीं? मेरी बात समझ में आ गई? तो डीएनए को प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए पे डिपेंड करना पड़ता है। यहाँ पे कौन जीतता हुआ दिख रहा है? समझ में आ गई बात? तो ये बिल्कुल वैसे ही बात हो गई कि एसी या डीसी। एसी डीसी वॉर। आपने टेस्ला का नाम सुना है? टेस्ला का नाम सुना है? टेस्ला साहब ने एसी के बारे में बात करी, और जो आपके थे एडिसन साहब वो डीसी वाले थे। तो वॉर होगी, जंग होगी भाई साहब, क्या करें? डीसी करें तो एसी करें? कहानी है, आप एसी डीसी वॉर डालिएगा, विकिपीडिया पे पूरी कहानी मिलेगी आपको, हम आपको बताएंगे बाद में, यहाँ टॉपिक्स थोड़ा भटक जाएंगे। तब लास्ट में दोनों लोग एग्री कर गए, कहने लगे अरे इसमें डेथ चेयर का कॉन्सेप्ट आ गया। भाई साहब इस वाले ने डीसी को प्रमोट करने के लिए क्या करा? चेयर बना दी लोहे की, और इसके नीचे लगा दिए एसी वाले कनेक्शंस, एसी कनेक्शन लगा दिए, और एक आदमी को ला के बैठा दिया। वो बैठते ही उसके करंट लगा, वो मर गया। कहने लगे देखो मैंने कहा था कितनी खतरनाक है, ये एसी चिपका लेती है और डीसी झटका दे देती, दूर गिरता जाके आदमी बच तो सकता है। ये ऐसे तक के व्यू दिए गए, तर्क दिए गए कि नहीं एसी को हटाओ, डीसी को लाओ। टेस्ला साहब ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ट्रांसमिशन में आप देखिए तो बहुत ही आसानी से एसी को ट्रांसमिट किया जा सकता है। इसका जो एनर्जी लॉस है वो डीसी का एनर्जी लॉस ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा दूर तक डीसी ट्रांसमिट नहीं हो सकती है। एसी कम एनर्जी को लॉस करके ट्रांसमिट हो सकती है, इसलिए एसी नहीं है। फिर आखिर में कहने लगे नहीं ऐसा है, चलो हम तुम्हारी बात को मान लेते, क्योंकि एसी वाकई में अच्छी थी डीसी से, लेकिन कहने लगे नहीं अब हम आपकी बात मान लेते हैं, दोनों को चलाना। बैटरिया में तो डीसी रखी होती है, बैटरी में कहाँ एसी होता है, और ट्रांसमिशन के लिए एसी ज़्यादा अच्छी, तो दोनों ही बेहतर हो गए। तो क्या है, दोनों की विन विन सिचुएशन पे आ गए, दोनों जीत गए।
बिल्कुल ऐसे ही डीएनए और आरएनए की जब जंग हो रही थी तो दोनों जीत गए। तो कोई भी नहीं, विन विन सिचुएशन है। डीएनए और आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल हैं। ज्यादा डीएनए है लेकिन आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। समझ में आई बात है नहीं? ठीक है। अच्छा, ये बात जब यहाँ तक आई तो बस यहाँ पे लाके खत्म करेंगे। यहाँ पे इतनी से डिस्कशन जब हम यहाँ तक आ ही गए तो इस तक आरएनए की बात हमने क्या बताई? हमने आपको बताया कि आपका जो एवोल्यूशन है, तो एक मिनट यहाँ पे जरा थोड़ा सा देख लीजिए, इस पॉइंट को पकड़िएगा। The above discussion indicates that both the RNA and DNA can function as genetic material. उस पूरे डिस्कशन से हमने क्या देखा? RNA, DNA जेनेटिक मटेरियल, but being more stable, preferred for storage of genetic information, for transmission of genetic information, RNA is better. तो कोई तुमसे क्वेश्चन पूछे कि स्टोरेज करने के लिए कौन बेटर है? डीएनए। ट्रांसमिशन के लिए इंफॉर्मेशन को आरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए तो आरएनए ज्यादा बेटर है। समझ में आई बात नहीं? ये पॉइंट पकड़ने वाला था, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इस डिस्कशन से क्या हुआ, ये मेन पॉइंट है। अब बात आती है आरएनए वर्ड की। आपसे अभी हमने बताया कि एवोल्यूशन जो हुआ उसमें पहले क्या बना? आरएनए बना, और आरएनए से ही प्रोटीन बनता है। हमारी पूरी मशीनरी यहीं पे इवॉल्व हुई। डीएनए तो भाई साहब इसलिए आ गए क्योंकि आरएनए म्यूटेशन बहुत तेज हो रहा था। आरएनए की इंफॉर्मेशन ये थी, कुछ पल में ये से कुछ और बदल गया, कुछ पल में कुछ और बदल गया, तो ये अपने आप को स्टेबल करना चाहता था, इसलिए इसने क्या करा? डबल स्टैंडर्ड की फॉर्म में अपने आप को स्टेबल कर लिया, इंफॉर्मेशन को सेव कर लिया। अब यहाँ ए टी जी सी जो है वो बिल्कुल सेम तरीके से रुके हुए। समझ में आई बात है नहीं? दूसरी बात, आपने एंजाइम की बात पढ़ी। एंजाइम जो होते हैं ज्यादातर प्रोटीन होते हैं, लेकिन चूंकि यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन हो रहे थे तो यहां एंजाइम भी बनना था। आरएनए एंजाइम की तरह भी वर्क करता था, और जब आरएनए एंजाइम की तरह वर्क करता है तब इसे कहते हैं राइबोजाइम। आरएनए जब एंजाइम की तरह वर्क करता है तो उसे क्या कहते हैं? राइबोजाइम। तो ये क्वेश्चन एक बना है, ये इधर भी बायोमोलिक्यूल में भी क्वेश्चन है कि एंजाइम सारे क्या होते हैं, कैसे नेचर के होते हैं? प्रोटीन नेचर के होते हैं सारे एंजाइम, प्रोटीनेशियस नेचर के है। लेकिन राइबोजाइम क्या है? आरएनए है। और ये कैसा आरएनए? 23SR आरएनए, 23SR आरएनए है राइबोजाइम। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, बता दिया हमने आपको पहले ही। दुनिया में पहले कौन था? आरएनए था, तो जेनेटिक मटेरियल पहला कौन होगा? आरएनए। This is now enough evidence suggests that essential life process such as metabolism, translation, splicing evolve around RNA. बेटा ये भी याद रखिएगा, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन और स्प्लाइसिंग किसके अराउंड इवॉल्व हुई है? आरएनए। मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन और स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग के बारे में आगे बताएंगे। ये आरएनए के अराउंड ही इवॉल्व हुई। आरएनए यूज्ड टू एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट। बताया हमने कि कैटलिस्ट की तरह है। राइबोजाइम एंजाइम है ना, कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, कैटलाइज्ड बाय आरएनए एक्ट्स एंड नॉट ओनली प्रोटीन एंजाइम। ठीक है, आरएनए भी एंजाइम की तरह है, बट आरएनए बीइंग कैटलिस्ट वाज रिएक्टिव एंड हेंस अनस्टेबल, देयरफॉर डीएनए इवॉल्वड फ्रॉम आरएनए। पॉइंट समझ में आया? डीएनए किससे बना है? आरएनए से बना है, विद केमिकल मॉडिफिकेशन दैट मेक मोर स्टेबल, इसको बहुत ही ज्यादा स्टेबल कर दिया। डीएनए बीइंग डबल स्ट्रैंडेड एंड हैविंग कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड फर्दर रेजिस्ट चेंज बाय इवॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ रिपीट। समझ में आई बात या नहीं? अच्छा, एक बात आपको बताया, डीएनए है, कह दो डीएनए यहां से जुड़ा हुआ है, ए टी जी सी ऐसे जुड़ा हुआ है। डीएनए को अगर आप गर्म करते हैं, बड़ा कमाल का है डीएनए। डीएनए को गर्म करेंगे तो डीएनए क्या होता है? दोनों इसके स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं। इसे कहते हैं डीनेचुरेशन। डीएनए को गर्म करके दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करना क्या कहलाता है? डीनेचुरेशन। हाई टेम्परेचर पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, आपने का टेम्परेचर कम हुआ तो फिर आके जुड़ जाए, रीनेचुरेशन।
ये डीएनए स्टेबिलिटी की यही तो खासियत है, वो अपने आप को रिपेयर कर सकता है, दोबारा से रिपेयर कर लेगा, रीनेचुरेशन। यही बस आखिरी टॉपिक था हमारा, आखिरी बात थी हमारी। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। हम लोग इस चैप्टर के आधे पार्ट पे पहुंच गए हैं, अब सिर्फ रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन खत्म चैप्टर। ठीक है, आज का टॉपिक बस यही खत्म। हैव अ नाइस डे।